गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर 1 ऊंचा आवाज पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें जो है कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि पिछले पाठ में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात कर चुके हैं और अब एक प्रकार से कहा जाए तो फ्रांस की क्रांति को विश्व की प्रथम क्रांति मानी जाती है और उसी से प्रेरणा लेकर के विश्व के अनेक देशों में भी क्रांतियां आने लगी। फ्रांसीसी क्रांति को विश्व क्रांति की जननी भी कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के बाद स्वतंत्रता और समानता के नैसर्गिक अधिकारों के विचार सभी राष्ट्रों में फैलने लगे। भारत में इन विचारों के अग्रदूत राजा राम मोहन राय और हेनरी लुइस डेरोजियो, बाद के काल में रविंद्रनाथ ठाकुर और सरोजिनी नायडू ने इनसे प्रेरणा ली। यूरोप में सभी लोग संपूर्ण परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन यह प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। इसका चरम रूप 20वीं सदी में समाजवाद के रूप में सामने आया, जब इस विचारधारा ने रूस के बड़े बड़े भूभाग पर राजनीतिक के क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी। वर्ष 1917 की अक्टूबर क्रांति के माध्यम से कम्युनिस्टों ने रूस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो रूस में 3 प्रकार की विचारधाराएं थी। तीनों में मतैक्यता नहीं थी, उनके मत अलग अलग थे। पहला विचार जो था वह उदारवादियों का था, दूसरा प्रजातंत्रवादी थे और रूढ़िवादी, तीसरा जो था रूढ़िवादी था। अर्थात समाज 3 भागों में बटा हुआ था, उदारवादी, प्रजातंत्रवादी और रूढ़िवादी। उदारवादी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उनके विचार से सभी धर्मों का समान रूप से जो है मान्यता दी जानी चाहिए। किसी भी धर्म के साथ कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्रवादी महिला मताधिकार के पक्षधर थे। ये महिलाओं को भी मताधिकार, मत देने का अधिकार, आधुनिक भाषा में वोट देने का अधिकार। पहले बेटा जमींदारों और उच्च कुलीन वर्ग को ही मत देने का अधिकार हुआ करता था। जो ये दूसरा वर्ग था, यह महिलाओं को भी मत देने के अधिकार का पक्षधर था। रूढ़िवादी सोच के लोग 18वीं शताब्दी में परिवर्तन के विरोधी थे, लेकिन 19वीं सदी आते आते ये भी इसके पक्षधर हो गए। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, औद्योगिकीकरण के कारण परिवर्तन। कि जब आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत यूरोप में हुई, तो जब औद्योगिकरण हो गया उसके कारण समाज में क्या परिवर्तन आया। तो औद्योगिकरण के कारण परिवर्तन। औद्योगिकरण के कारण समाज में जो पुरुष वर्ग अधिकांशतः कृषि पर निर्भर था, उसकी जगह पर उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप पुरुष, स्त्री और बच्चे
सभी कार्य में संलग्न हो गए। अधिकांश उद्योग निजी स्वामित्व में थे, अर्थात उनका मालिकाना हक निजी हाथों में हुआ करता था। अधिकांश लोग 19वीं सदी में उदारवादियों व प्रजातंत्रवादियों के साथ लामबंद होने लगे, एकजुट होने लगे। फ्रांस, इटली, जर्मनी व रूस की जनता क्रांतिकारी होने लगी। राजशाही का अंत होने लगा और नागरिक अधिकारों को बहाल किया जाने लगा। यूरोप में कम्युनिस्टों की दस्तक। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, यूरोप में कम्युनिस्टों की दस्तक। कम्युनिस्ट लोग निजी संपत्ति के विरोधी थे। इनके मन विचार से किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी संपत्तियों पर सार्वजनिक घोषित कर दिया जाए और सब पर समान अधिकार होना चाहिए। जैसे कि आज भी आप देखते हैं, विद्यालय हो, चाहे परिवहन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभाग में, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, यहाँ पर संपत्तियाँ सार्वजनिक और व्यक्तिगत या निजी क्षेत्र की होती है। तो वहाँ पर लोगों का विचार था कि संपत्ति का अधिकार निजी संपत्ति का अधिकार न हो, केवल सार्वजनिक, मतलब सरकारी संपत्ति जैसे आजकल हमारे यहाँ है, उस तरह कोई भेदभाव नहीं हो, सबका संपत्ति पर बराबर का अधिकार हो। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे विचारक समाजवाद के पोषक थे और पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। इन्होंने इस विचार के समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। 19वीं सदी के अंत में साम्यवादी विचारों ने पूरे यूरोप में गहरी पैठ बना ली थी। इसी दौरान इन लोगों ने द्वितीय इंटरनेशनल नामक विश्वव्यापी संस्था बनाई। इन्होंने काम के घंटे कम करने और मताधिकार की आवाज़ को बुलंद करने का निर्णय लिया। इन्होंने जो 18 से 20 घंटे काम का समय था उसको कम करने का बीड़ा उठाया और सबको वोट देने का अधिकार मिले, ये समाजवादी इस पर पहल की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशलिस्ट पार्टियों का गठन। सोशलिस्ट पार्टियों का गठन। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। इंग्लैंड में मजदूर संघों व समाजवादियों ने लेबर पार्टी का गठन कर अपनी छाप छोड़ी, अर्थात समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई। इसके बावजूद भी सरकार बनाने के लिए इनको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। इन पार्टियों ने अपनी ताकत का एहसास तो करा दिया था, लेकिन सरकारों में उदारवादियों, रेडिकलों और रूढ़िवादियों का ही बोलबाला बना रहा। रूसी क्रांति और राजशाही का पतन। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रूसी क्रांति और राजशाही का पतन। रूस को यूरोप के पिछले राष्ट्रों में गिना जाता था। वर्ष 1917 की अक्टूबर की सफल क्रांति ने राजशाही को उखाड़ फेंका। अब रूस की सत्ता पर कम्युनिस्टों का आधिपत्य हो गया, एकाधिकार हो गया। रूसी समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था। रूसी समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था। अगला पॉइंट है आपका
रूसी क्षेत्र यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई संघ को मानने वाले लोगों की संख्या वहाँ पर सबसे अधिक थी। 85% जनता का रोजगार खेती थी, अर्थात वहाँ की 85% जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर करती थी। रेल नेटवर्क के फैलने के कारण उद्योग में विशेष निवेश बढ़ने लगा। मजदूरों के कई स्तर थे। कारखानों में इन्हें 10 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। पुरुष मजदूरों के मुकाबले महिला कर्मियों को कम वेतन पर रखा जाता था। और उसके बाद आज है आपका अंतिम पॉइंट, रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद की दस्तक। रूस के किसानों में स्वभावतः समाजवादी भावना मौजूद थी, पहले से ही समाजवादी, क्योंकि वहाँ पर कार्ल मार्क्स जैसे महान समाजवादी पहले से उपस्थित थे और उनके विचारों से प्रेरित होकर वहाँ की जनता में समाजवाद के प्रति पहले से रुचि बढ़ चुकी थी। अतः मार्क्स से अनुयायियों को रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। वर्ष 1900 में इन लोगों ने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। किसानों के समर्थन में इस पार्टी ने काफ़ी काम किया। संगठन के स्तर पर पार्टी के 2 खेमे मौजूद थे। बोल्शेविक खेमा का मुखिया व्लादिमीर लेनिन था, जो उग्र अनुशासन के पक्षधर थे। दूसरा खेमा मेंशेविकों का था, जो कुछ उदार था। अब ये जो है रूस में समाजवाद का दस्तक, इसके बाद हम इस चैप्टर को अगले पार्ट में लेंगे। ओके।